बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बेटे हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल। फिनोल्स की रिएक्टिविटी। लास्ट टाइम कल तक हमने फिनोल्स के रिएक्शंस को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फिनोल्स रिएक्शंस। फिनोल्स की प्रिपरेशन को पढ़ा था। आज हम देखते हैं कि फिनोल्स रिएक्शन किस काइंड की करते हैं और फिनोल की रिएक्टिविटी क्या होती है। तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा आज फिनोल्स की रिएक्टिविटी से होगा। और कोशिश करेंगे रिएक्टिविटी एंड करने के बाद ईथर्स को भी स्टार्ट कर दें। देखते हैं टाइम बचा तो ईथर्स हो जाएगा, अदरवाइज ईथर्स को हम कल कर लेंगे, ठीक है। तो भाई फिनोल्स की रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो आपको पता है फिनोल इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। जैसा अल्कोहल होता है फिनोल भी उसी तरह का बिहेवियर रखता है। फिनोल भी अल्कोहल जैसा बिहेवियर रखता है। दो किस्म के रिएक्शन फिनोल प्रोवाइड करता है। कौन कौन से रिएक्शन? एक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें ओ एच ग्रुप इन्वॉल्व होता है। एक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें कौन इन्वॉल्व होता है? ओ एच ग्रुप। तो वो रिएक्शन जिसमें ओ एच ग्रुप इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं ड्यू टू ओ एच ग्रुप। फिनोल के वो रिएक्शन जिसमें कौन इन्वॉल्व है बेटा? ओ एच ग्रुप इन्वॉल्व है। और दूसरे रिएक्शंस कौन से होते हैं? दूसरे रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें फिनोल के जो बेंजीन रिंग है या जो फिनाइल रेडिकल है या फिनोल का जो एरोमेटिक पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो ये दो किस्म के रिएक्शन फिनोल परफॉर्म करता है, ड्यू टू बेंजीन रिंग और ड्यू टू ओ एच ग्रुप, ठीक है। उन केस के अंदर जिस केस में OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, OH ग्रुप इन्वॉल्व होने के केस में जो फिनोल प्रोडक्ट बनाता है वो क्या बनाता है? उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर ये फॉर्म करता है। और वो वाले केसेस जिसमें बेंजीन वाला पार्ट, एरोमेटिक पार्ट इन्वॉल्व होता है, उसमें जो फिनोल प्रोडक्ट बनाता है वो कौन से रिएक्शंस होते हैं? ये आप लोगों ने बेंजीन में किए भी थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिनोल के ऊपर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो जो ओरिएंटेशन इन बेंजीन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो यहाँ पे रिवाइज होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो वो वाला कॉन्सेप्ट जो था ओरिएंटेशन इन बेंजीन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। पहले से बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूट हुई हुई है OH ग्रुप पे, उसके ऊपर फर्दर सब्स्टिट्यूशन आप कराएंगे तो वो रिएक्शंस होते हैं ड्यू टू बेंजीन रिंग। अब फिनोल जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल के लिए लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि फिनोल के ऊपर लगा हुआ है OH ग्रुप। OH ग्रुप को रिप्लेस करना आसान नहीं है। OH इटसेल्फ एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो OH को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप लग जाना, दिस इज इम्पॉसिबल। तो फिनोल न्यूक्लियोफाइल की तरफ, बेटा आपको वो कॉन्सेप्ट पता है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पुराने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करते हैं और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर लग जाता है। दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। तो फिनोल जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि इसको हटाना और इसको रिप्लेस करना इजी नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रोफिल फाइल का अटैक होना फिनोल पर इजी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनोल के लिए इजी है। मैं इस बात को लिख देता हूं, फिनोल इज लेस रिएक्टिव बेटा। इस स्टेटमेंट को समझिएगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? वो बंदा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव की तलाश में घूम रहा है। अब लेस रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज ओ एच ग्रुप इज नॉट इजी टू रिप्लेस। ओ एच ग्रुप को रिप्लेस करना आसान नहीं है। जबकि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन की तलाश में घूम रहा है। बेंजीन रिंग इज रिच इन इलेक्ट्रॉन, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है। तो बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल को वेलकम करती है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है। जबकि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन द रिंग इज इजी। इलेक्ट्रोफाइल का रिंग के ऊपर अटैक करना आसान होता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। बेटा मैंने बताया था ना कि OH को हटाना क्यों आसान नहीं है।
मैंने क्या बताया था कि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रोंगर देन द रिप्लेसिंग वन, जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं उससे ज्यादा स्ट्रोंगर होना चाहिए। तो ओ एच ग्रुप इट सेल्फ एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको हटा के दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगाना दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो ऑलरेडी लगा हुआ ग्रुप है वो खुद स्ट्रांग है, तो उसको रिप्लेस करके दूसरा ग्रुप लगाना ये प्रैक्टिकल नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ लेस रिएक्टिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो होता है बेंजीन रिंग के ऊपर वो क्या होता है, आसान होता है। अब इसके रिएक्शन कौन से हम देख लेते हैं, पहले सेकंड वाले रिएक्शन देख लेते हैं। सेकंड रिएक्शन कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये वो रिएक्शन है जो बेटा हम लोगों ने किए हुए हैं। मैं यहाँ पर खाली बताऊंगा, आप लोग इंशाल्लाह खुद ही मुझे प्रोडक्ट बताते रहोगे। जल्दी से रिकॉल कर लो, अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए हुए हैं, बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो बेटा बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्विकली एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लो। ठीक है, तो हम रिएक्शन देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। बेटा इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है वो फिनोल के पास आता है, फिनोल पे लगी हुई बेंजीन रिंग उसको इलेक्ट्रॉन देती है और वो बेंजीन रिंग से अटैच हो जाता है। अभी दिखाता हूँ ये वाला प्रोसेस, ये हमने किया हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम करते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, अब जिन बच्चों ने बेंजीन का टॉपिक पढ़ा हुआ है, मेरे ख्याल है सब नहीं पढ़ा हुआ है, सबको आना चाहिए। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन आप लोग कर सकते हो, आप लोगों को टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को मैंने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करके सिखाई थी, मल्टीपल टाइम्स हमने की थी। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हमने की थी। अभी हम बेंजीन से लेना देना नहीं रख रहे, अभी हम लेना देना रख रहे हैं किसके साथ, फिनोल के साथ। तो हम नाइट्रेशन ऑफ फिनोल देखेंगे। बेंजीन की नाइट्रेशन आप लोगों ने करना सीखी थी, हम नाइट्रेशन ऑफ फिनोल देखेंगे। अब करते कराते क्या है भैया, फिनोल हमारे पास कैसे दिखता है, फिनोल मोहतरम दिखते हैं ओ एच ग्रुप के ऊपर कौन लगा हुआ होता है सर, ओ बेंजीन के ऊपर लगा होता है ओ एच ग्रुप, ये आपका रहा फिनोल। जब इसका रिएक्शन करते हैं हम किसके साथ, एच एन ओ थ्री के साथ, इसका रिएक्शन करते हैं एच एन ओ थ्री के साथ, तो एच एन ओ थ्री में एनओ टू ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर रखता है। याद आ रही मेरी बातें बेटा, NO2 ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है उस कैटलिस्ट को बोलते हैं हम H2SO4, जो आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करता है। H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज होता है जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। ठीक है, अब होगा क्या कि जब हम ये रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे। अब ये कुछ टेम्परेचर्स याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को, कुछ टेम्परेचर्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जब ये रिएक्शन करेंगे तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट क्यों बनेगा मुझे याद दिलाएं। ओ एच ग्रुप क्या होता है सर, ओ एच ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होता है, वो सेकंड इनकमिंग ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन के ऊपर फेंकता है। ये बातें याद है बेटा मेरी सारी, बेंजीन में हमने पढ़ी थी। मैंने बेंजीन पढ़ाते हुए कहा था कि फिनोल में ये चीजें रिकॉल हो रही होंगी, तो आज बेटा वो दिन आ गया है, फिनोल में रिकॉल हो रही हैं। ओ एच अपनी जगह पे रहेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा जो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, जिसको ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कहेंगे। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो बनता है 55% बनता है, किताब में लिखा हुआ है, बुक लाइनिंग का सवाल आया तो बेटा उसमें ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट मेरा प्यारा बेटा क्या बनता है सर, दूसरा प्रोडक्ट बनता है पैरा नाइट्रोफिनोल। तो वो भी आप बना लेते हैं, ओ एच ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, पैरा नाइट्रो ग्रुप यहां पर आ जाता है। ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट को आप बोलेंगे ये बन रहा है 45%। साथ साथ कौन निकल जाता है, साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर आ जाता है 2H2O। बैलेंसिंग के लिए यहां पर क्या लगा देंगे 2HNO3, और इस रिंग के साथ भी क्या लगा देंगे, दो दफा रिंग कंज्यूम कर रहे हैं आप। नाम क्या बनेगा इसका सर, नाम बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होगा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम पहले लिखते हैं और फिनोल का नाम बाद में लिखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कहलाएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल।
यस बेटा, ओ एच ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। अब यही रिएक्शन हम क्या करें सर, इसी सेम रिएक्शन को हम परफॉर्म करें अगर कंसंट्रेटेड कंडीशन के ऊपर रखें, HNO3 कंसंट्रेटेड दें और उसको टेम्परेचर भी ज्यादा प्रोवाइड करें, हम हीट प्रोवाइड कर दें, सेम रिएक्शन करते हैं और हम क्या करते हैं, HNO3 को कंसंट्रेटेड कर दें, कंसंट्रेटेड करने के बाद हम H2SO4 कैटलिस्ट बिल्कुल अपनी जगह पर रहेगा और यहां पर हीट प्रोवाइड कर दें, यहां पर हीट प्रोवाइड कर दें, तो उससे क्या होगा, उससे जो ये सब्स्टिट्यूशन होगी वो मजीद होगी और तीन पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगी। हम इसको टेम्परेचर ज्यादा प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करें, कैटलिस्ट हमारे पास मौजूद है H2SO4, तो उस केस के अंदर जब ये प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट में तीन जगह पे सब्स्टिट्यूशन आपको नजर आएगी और इस प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, उसका नाम होता है बेटा पिक्रिक एसिड। वो प्रोडक्ट कैसे बनता कैसे, एक OH तो अपनी जगह पर लगा हुआ है, ठीक है, एक NO2 यहां पर आकर लगता है, ठीक है, दूसरा NO2 यहां पर आकर लगता है जिसको हम फोर्थ वाली पोजीशन कहते हैं, और थर्ड वन आपका जो लगता है वो यहां पर आता है। तो 2,4,6 यहां पर 2 पर, 4 पर और 6 पर सब्सटीट्यूशन होती है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। आसान लफ्जों में सर ये 2, 4, 6 पर ही क्यों हो रही है, 1, 3, 5 पे क्यों नहीं हो रही, तो बेटा ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल उस जगह पर आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। तो OH रिंग जो इलेक्ट्रॉन रखती है ना, वो इलेक्ट्रॉन 2 पे रखती है, 4 पे रखती है और 6 पे रखती है। ये सारी ट्रांजिशन मैंने डीलोकलाइजेशन बेटा मैंने बेंजीन में आपको करके दिखाई थी। इसको आप क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या नाम कहते हैं इसको हम, पिक्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, एग्जाम में ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि पिक्रिक एसिड कैसे बनता है। साथ साथ क्या बनेगा सर, साथ साथ बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, 3 NO2 है तो बैलेंसिंग के लिए यहां पर 3 आ जाएगा और 3 दफा पानी H2O यहां से रिलीज हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल हो जाएगी। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल के बाद सेकंड जो होता है वो होता है सल्फोनेशन ऑफ फिनोल। फिनोल की सल्फोनेशन कर दें। सल्फोनेशन ऑफ फिनोल परफॉर्म करें। अब सल्फोनेशन ऑफ फिनोल में दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है कि सर सबसे पहले आप क्या करें, 15 से 20, 15 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक H2SO4 कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करवाएं। तो उस केस में जो सल्फोनेशन होती है वो मेनली मोस्टली ऑर्थो पोजीशन पे होती है। किस पर होती है, ऑर्थो पोजीशन पे। ये चीजें बेटा याद रखनी है। और अगर इसी सल्फोनेशन को आप ले जाएं 15-20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे तो ये सल्फोनेशन बढ़ के कहां पर हो जाएगी, पैरा पोजीशन पर भी होने लग जाएगी। आसान लफ्जों में इस रिएक्शन को हम कर लेते हैं। ये रहा सर आपका OH ग्रुप, दिस इज योर फिनोल, ये हमारा फिनोल है। फिनोल का रिएक्शन हमने किससे करवाया सर, फिनोल का रिएक्शन करवाया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो कि क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। जैसे ही H2SO4 से रिएक्शन करवाया तो हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1 ये रही, कंडीशन नंबर 2 ये रही, ठीक है जी। कंडीशन नंबर 1 में हमने क्या करना है सर, कंडीशन नंबर 1 में हमने जो टेम्परेचर की रेंज देनी है उस टेम्परेचर की रेंज को रखना है 25 डिग्री सेल्सियस, और कंडीशन नंबर 2 में जो हमने टेम्परेचर देना है उस टेम्परेचर को रखना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोडक्ट होता है, ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो आपका पैरा प्रोडक्ट बनेगा, कम टेम्परेचर दोगे तो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। 15 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ऑर्थो, और 100 डिग्री सेल्सियस पे आके जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, पैरा प्रोडक्ट बनता है। इसकी टेम्परेचर की रेंजेस बेटा याद करनी है, एक से दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगी, कोई मुश्किल चीज नहीं है। एक से दो बार पढ़ेंगे तो ये टेम्परेचर की रेंजेस याद हो जाएंगी जनाब। ये था OH ग्रुप। बेटा पिक्रिक एसिड वाले के अंदर टेम्परेचर किताब में दिया हुआ नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। वैसे टेम्परेचर आपको मिल जाएगा, किताब में नहीं दिया हो तो आपको टेंशन नहीं लेनी। हाई टेम्परेचर किताब में दिया हुआ है, किताब में हाई टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहां पर ओ एच होता है, पहला प्रोडक्ट जो आपको मिलता है वो प्रोडक्ट मिलता है ऑर्थो पोजीशन पे, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या नजर आएगा, SO3H, और साथ में क्या बोल देंगे इसको, H2O कह देंगे। सेकंड प्रोडक्ट मिलेगा 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। बेटा अब ये ना कुछ रिएक्शन की अपनी कंडीशंस होती हैं जिस पे जो प्रोडक्ट आपका डिपेंड करता है। अब देखिए इसका नेचर क्या है। इसका नेचर ये है कि ओ एच इज अ डायरेक्टर, जो कि ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे सेकंड इनकमिंग ग्रुप को भेजेगा। ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन कुछ जब रियलिटी में आप जब रिएक्शन कर रहे होते हो, प्रैक्टिकल वे पे जब रिएक्शन कर रहे होते हो, तो जो प्रोडक्ट मिलती है ना वो उस पे मल्टीपल और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। वो और फैक्टर्स इन्वॉल्व होने से आपकी प्रोडक्ट की रेंज क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। अब उसूली तौर पे तो इसको एक ही रेंज के ऊपर ऑर्थो और पैरा देना चाहिए था, लेकिन ये लेस टेम्परेचर के ऊपर ऑर्थो देता है, और अगर पैरा पोजीशन चाहिए होगी तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपको पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये रिएक्शन की अपनी डायनामिक्स होती हैं, हर रिएक्शन की डिफरेंट होती हैं, और इसको हमें याद करके चलना पड़ता है। ठीक है, ये वो चीज़ होती है जहां पर बेटा हमें थोड़ा सा अपना दिमाग को हरकत देनी होती है कि बेटा इन चीज़ों को याद करो। तो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा, SO3 भी यूज कर सकते हैं, SO3 भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम ओलियम कहते हैं, SO3 फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो भी यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसका नाम क्या बनेगा बेटा, इसका नाम बनेगा ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन पे अब यहां पर ब्रांच क्या होगी, ओ एच ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा। ओ एच ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, और इसको आप पेरेंट बोलोगे। ये आपकी पेरेंट चेन होगी, क्योंकि सल्फोनिक एसिड ग्रुप की जो प्रायोरिटी होती है वो बेंजीन वो ओ एच ग्रुप से ज्यादा होती है। तो हाइड्रो ऑक्सी यहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। ऑर्थो हाइड्रो ऑक्सिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम बनेगा, ऑर्थो हाइड्रो ऑक्सिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और इसका नाम भी क्या बनेगा, पैरा हाइड्रो ऑक्सिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम बन जाएगा। अब लास्ट एक दिख लेते रिएक्शन, हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन के अंदर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोडक्ट बनता है, इसलिए बेटा ये वो रिएक्शंस दिए हुए हैं जहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंट या कुछ रिएक्शन की डायनामिक्स डिफरेंट है जो आपने पढ़ा है उससे, इसलिए ये रिएक्शंस हमें दिए हुए हैं यहाँ पर। थर्ड वन इज हेलोजिनेशन, लास्ट है मेरा ख्याल है ये। नाइट्रेशन कर ली, सल्फोनेशन कर ली, और हेलोजिनेशन कर ली। ये सारी रिएक्शंस किताब में दिए हुए हैं, आपने किताब से पढ़ने हैं, और इन्हीं रिएक्शन से बेटा सवाल आता है कि सल्फोनेशन करने पे क्या प्रोडक्ट मिलता है, किस टेम्परेचर पे क्या प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब जब हेलोजिनेशन करते हैं, फिनोल को जब उससे रिएक्शन करवाते हैं, हम हेलोजन से रिएक्शन करवाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, वो कौन हो सकते हैं बेटा, वो CCl4 भी हो सकते हैं, वो कार्बन डाइसल्फाइड भी हो सकते हैं। तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वो FeCl3 भी हो सकता है, जो हमने लुईस एसिड कैटलिस्ट यूज किया था। लेकिन अगर फिनोल को रिएक्शन करवाते हैं एक्वस ब्रोमीन के साथ, एक्वस ब्रोमीन मतलब ब्रोमीन के सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं ऑर्थो, वो जो मल्टी सब्स्टिट्यूशन होती है, जिसमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल हमें मिलता हुआ नजर आता है। मैं रिएक्शन करता हूं तो बात समझ में आ जाएगी अभी 1 मिनट के अंदर। देखिएगा जरा, इसमें दो रिएक्शंस होते हैं, एक रिएक्शन नंबर ए और रिएक्शन नंबर बी। फिनोल का Br2 से रिएक्शन करवाना इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। बेटा भी उस पे आते हैं, वाटर सॉल्वेंट पे आते हैं, अभी वाटर पर आते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन है अभी देख लेते हैं। ये हमने फिनोल लिया सर, OH, इसका रिएक्शन करवाया हेलोजन के साथ। यहाँ पे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट था वो लिया मैंने CCl4, या मैं उसको कार्बन डाइसल्फाइड भी ले सकता हूं। और सर क्या लुईस एसिड कैटलिस्ट नहीं ले सकते,
सर लुईस एसिड कैटलिस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन अगेन मैंने कहा रिएक्शन टू रिएक्शन डायनामिक्स चेंज होती हैं। FeBr3 भी आप ले सकते हैं। FeBr3 आप लेंगे तो वहां पर रिएक्शन की जो यील्ड है वो अच्छी नहीं मिलेगी, इसलिए किताब के अंदर CCl4 और CS2 लिया हुआ है। अब रिएक्शन टू रिएक्शन कंडीशन वेरी करती है, जबकि हमने पढ़ा ये है कि जब भी आप ब्रोमिनेशन करोगे तो आप लुईस एसिड कैटलिस्ट को यूज करोगे, तो कोई टेंशन नहीं है। जहाँ पे रिएक्शन टू रिएक्शन डायनामिक्स चेंज होती हैं वहाँ पर हमें अपनी कंडीशन भी चेंज करनी होती है। तो यहाँ पे किताब में दिया हुआ है आप यूज करो FeCl3, सॉरी नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेकर चलेंगे। जब प्रोडक्ट बनेगा तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। हमेशा की तरह एक ऑर्थो पे का सब्सटीट्यूशन होगी और एक कहाँ पर होगी, पैरा पे सब्सटीट्यूशन होगी। एक ऑर्थो प्रोडक्ट बना और दूसरा प्रोडक्ट बना, दिस इज OH, ऑर्थो के ऊपर ब्रोमीन आया, और दिस इज OH, पैरा के ऊपर ब्रोमीन आया। बेटा नाइट्रोसेशन भी करवाऊंगा, सब करवाऊंगा, परेशान मत हुए। साथ साथ क्या निकलेगा, Br निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, तो आप बोलोगे HBr रिलीज हो गया, HBr बाहर आ गया। अब इसके नाम बता दो जल्दी से, जल्दी से नाम बता दो। ऑर्थोब्रोमोफिनोल एंड पैराब्रोमोफिनोल, ऐसे ही होगा। ऑर्थो ब्रोमोफिनोल। अब सेम ही रिएक्शन आपने करना है। अब सेकंड रिएक्शन क्या है, फिनोल रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन। फिनोल को अगर हम एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा दें, अल्लाह अकबर। ब्रोमीन के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन के नतीजे में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी, उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। चलो भैया, तो उसको हम कहते हैं OH, यहां पर लगेगा। एक ब्रोमो आया, दूसरा ब्रोमो आया, और तीसरा ब्रोमो आया। दिस इज कॉल्ड एज 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। यस, अदर हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो जो फेमस प्रोडक्ट है ना, जो फिनोल का फेमस प्रोडक्ट है वो ब्रोमीन के साथ बनता है। ठीक है, हम हेलोजन भी अदर भी यूज कर सकते हैं, क्लोरीन भी यूज कर सकते हैं, आयोडीन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फिनोल का फेमस प्रोडक्ट है वो किसके साथ बनता है, वो बनता है ब्रोमीन के साथ। आपने ट्राई क्लोरोफिनोल नहीं देखा होगा, आपने जहां भी देखा होगा ट्राई ब्रोमोफिनोल ही देखा होगा। ट्राई ब्रोमोफिनोल के यूजेस ज़्यादा हैं, ट्राई ब्रोमोफिनोल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए बेटा हम ट्राई एग्जाम्पल भी ब्रोमीन की लेते हैं। अदर भी आप यूज कर सकते हैं, नो टेंशन। अच्छा जी, रिएक्शन नंबर 4 है इसी का। रिएक्शन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, रिएक्शन नंबर 4 कहता है नाइट्रोसेशन। अच्छा, नाइट्रोसेशन हमारी सिंध बोर्ड में नहीं है, ये सिर्फ एक बच्चे ने फरमाइश की तो मैंने करवा देता हूँ, वरना मेरा इरादा नहीं था करवाने का। ये हमारे पास कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ फेडरल बोर्ड की किताब में। अगर आप फेडरल बोर्ड की किताब उठा के देखेंगे तो वहां पर ये रिएक्शन मिलेगा। तो वो बच्चा जो सिंध बोर्ड का है वो उसको ना भी करे तो कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिनोल को हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो एक प्रोडक्ट बनाता है, 4 नाइट्रोसोफिनोल। ठीक है, और जो 4 नाइट्रोसोफिनोल होता है वो टॉटोमेरिज्म परफॉर्म करता है, और टॉटोमेरिज्म परफॉर्म करने के बाद वो येलो कलर के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है एक नए प्रोडक्ट के, जिसको हम बोलते हैं पैराबेंजी क्यूनोन। दो साइकिल्स होती हैं, दोबारा बताता हूं कि सबसे पहले तो हमने फिनोल का एक्शन करवाया नाइट्रस एसिड के साथ, फिनोल विद नाइट्रस एसिड। अब व्हाट इज दिस नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रस एसिड होता है HNO2, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, HNO2। तो अगर आप फिनोल का रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस एसिड के साथ, फिनोल विद नाइट्रस एसिड
नाइट्रस एसिड मीन्स HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोसेशन। तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है, इट विल फॉर्म 4 नाइट्रोसोफिनोल। सर ये बनाता है 4 नाइट्रोसोफिनोल। नाइट्रोसोफिनोल क्या होता है? बिल्कुल नाइट्रोफिनोल की तरह होता है, NO2 की तरह ही होता है, इसी तरह होता है, बस यहां पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रेशन में क्या लगा हुआ है? NO2 ग्रुप लगा होता है। नाइट्रोसो मतलब NO ग्रुप लगा हुआ होता है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ होता है? NO ग्रुप लगा होता है। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है कि फिनोल ने नाइट्रस एसिड से रिएक्शन किया, इट विल फॉर्म 4 नाइट्रोसोफिनोल विद स्मॉल क्वांटिटी, उसके साथ कुछ स्मॉल क्वांटिटी होती है। 4 नाइट्रोसोफिनोल, मुझे बताएं बेटा, ऑर्थो प्रोडक्ट है पैरा प्रोडक्ट है? शाबाश, पैरा प्रोडक्ट है। तो पहला तो काम ये होता है, पहला काम तो क्या होता है, ये होता है कि आपने फिनोल का रिएक्शन करवाया। ये रिएक्शन किताब में गायब किया हुआ है, मतलब इन्होंने ये वाला रिएक्शन नहीं करवाया जो मैं भी लिखने जा रहा हूं। तो आपने OH पकड़ा, इसका रिएक्शन करवाया HNO2 के साथ। इस केस में प्रोडक्ट क्या बनी सर? OH ग्रुप लगा हुआ है, और मेन प्रोडक्ट क्या बनी? 4 नाइट्रोसोफिनोल विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ 2 नाइट्रोसोफिनोल। 2 नाइट्रोसोफिनोल की बहुत स्मॉल क्वांटिटी बनी। ठीक है, तो इसमें लिख भी देता हूं मैं, इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है सर? स्मॉल क्वांटिटी। जी बेटा, NO आएगा, NO आएगा, और जज्बात में लिख दिया NO2, NO ही आएगा, मिटा देता हूँ इसको मैं। अभी जो 4 नाइट्रोसोफिनोल बना है, ये दिस 4 नाइट्रोसोफिनोल, जिसको पैरा नाइट्रोसोफिनोल भी आप कह सकते हो, ये पैरा नाइट्रोसोफिनोल एक प्रोसेस से गुजरेगा और ये टॉटोमेरिज्म परफॉर्म करेगा। सर व्हाट इज दिस बला टॉटोमेरिज्म? टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ अ प्रोटॉन। प्रोटॉन का शिफ्ट होना एक एटम से दूसरे एटम पर, प्रोटॉन का एक एटम से दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट होना एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में, तो दिस इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म। अब ये होगी कैसे, जरा देखिएगा। ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा, अगेन फेडरल बोर्ड की किताब में। अगर आप पर्टिकुलर टू एनईडी एग्जाम दे रहे हो तो उसलिए आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बेटा कोई और एग्जाम दे रहे हो, नम्स, AKU या कोई भी और किसी ऐसी यूनिवर्सिटी का दे रहे हो जहां फेडरल फॉलो होता है, तो बेटा उसको लाजमी करना है अपने। ठीक है, इस रिएक्शन को कर लेना है अपने। आ सकता है कि 4 नाइट्रोसोफिनोल कैसा दिखता है, नाइट्रोसोफिनोल जब टॉटोमेरिज्म परफॉर्म करता है तो प्रोडक्ट क्या बनती है, और उस प्रोडक्ट की क्या पहचान है। तो ये सवाल पहले आए हुए हैं उसके अंदर, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहे हो, लाइक AKU नम्स या कोई और। तो यहाँ पर OH के अलावा मैंने यहाँ पर लग दिया NO, ये पैरा नाइट्रोसोफिनोल है। अच्छा, इसमें एक काम मुझे और करना पड़ेगा, बिल्कुल वो कर देता हूँ। यहाँ पर ये रहे इसके बॉन्ड्स। ठीक है, अभी किस प्रोसेस से गुजरेगी? सर ये गुजरेगी टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ अ प्रोटॉन। शिफ्टिंग ऑफ अ प्रोटॉन से मुराद क्या है? अगर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दोबारा मैंने NO2 लगा दिया, ये शैली सही से नहीं की मैंने आज। ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और किसके पास आ जाएगा? नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। ये किसके पास आ जाएगा? नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। जब ये नाइट्रोजन के पास आएगा तो ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? आपका जो फाइनल प्रोडक्ट नजर आएगा वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। बेंजीन की एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, बेंजीन एरोमेटिक नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। डबल बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का पहले से एक बॉन्ड था, ऊपर वाले ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन लूज किया, वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, OH बनेगा। वो हाइड्रोजन किसके पास आ जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, पैरा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, दोनों बॉन्ड एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज पैरा बॉन्ड कॉन्सेप्ट, जो हमें देवर के स्ट्रक्चर ने दिया था, हमने बेंजीन में पढ़ा था।
दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज पैरा बेंजोक्विनोन। इसको हम पैरा बेंजोक्विनोन बोलते हैं, ठीक है। पैरा बेंजोक्विनोन मोनोऑक्साइम। बेटा टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन मैंने बताई थी, आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था। जिन बच्चों ने आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा कोई टेंशन नहीं है। टॉटोमेरिज्म की सिंपल डेफिनेशन है, एक एटम, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही घर के अंदर, एक एटम से दूसरे एटम पर प्रोटॉन का शिफ्ट होना, हाइड्रोजन का शिफ्ट होना, दिस इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म। शिफ्टिंग ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन अ सेम मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो ये पैरा बेंजोक्विनोन बनता है। इसकी पहचान क्या है? पहचान लाजमी याद रखिएगा, इसके बनते हैं येलो क्रिस्टल्स। येलो क्रिस्टल्स बनते हैं, ये पेपर में आ सकता है। सर ये किस प्रोसेस से गुजरता है? ये गुजरता है टॉटोमेरिज्म से। किससे गुजरता है बेटा ये? टॉटोमेरिज्म। बेटा अब रिएक्शन की पूरी डायनामिक्स चेंज हो गई। जो एरोमेटिसिटी थी वो लूज हो गई। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया, और एरोमेटिसिटी लूज हो गई और एक नया प्रोडक्ट बन गया। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं रहा, ये एरोमेटिक कंपाउंड ये नहीं रहा, ठीक है। अब एक और रिएक्शन है जो फिनोल की पॉलीमराइजेशन कहलाती है। रिएक्शन नंबर 5, इसको हम कहते हैं फिनोल की पॉलीमराइजेशन। ये रिएक्शन स्पेसिफिक दिया हुआ है पंजाब बोर्ड की किताब में, ठीक है। अगर आप पंजाब बोर्ड की किताब देखोगे उठा के, तो वहां पर ये रिएक्शन दिया हुआ है। सिंध बोर्ड की पुरानी किताब जो थी, सिंध बोर्ड की पुरानी किताब जो थी, जो 2 साल पहले चेंज हो गई है, तो उसमें भी ये रिएक्शन दिया हुआ है। लेकिन मजे की बात क्या है कि सिंध बोर्ड की जो पुरानी किताब है उसके रिएक्शन कभी कभार अभी पिछले साल भी आए हैं। उसके कुछ ऐसे टॉपिक जो नई किताब में नहीं है, वो भी एनईडी के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। क्योंकि एनईडी के सवाल जो होते हैं वो पता नहीं किस पैटर्न में बनते हैं, तो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो पुरानी किताब से आ जाते हैं। तो हमने उसको भी फोकस रख के चलना है कि वहां कोई ऐसी बात है जो नई किताब में नहीं है और एग्जाम में आ सकती है। तो ये रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के साथ फिनोल का रिएक्शन, जो इस नई किताब में नहीं डाले इन्होंने, और जब नहीं डाला तो ये पुरानी किताब में था तो आ सकता है। जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ? फिनोल के साथ करते हैं। अल्कलीन सॉल्यूशन के अंदर, मतलब NaOH मीडियम के अंदर में रिएक्शन करते हैं तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनती है। समझिएगा बात को। जब हम फिनोल को ट्रीट करते हैं, फिनोल इज ट्रीटेड विद अल्कलीन। अल्कलीन मतलब बेटा बेसिक। तो उसके नतीजे में आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो मिलती है ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो और पैरा मिलती किस तरीके से ये देखना जरूरी है। ये रहा आपके पास फिनोल। फिनोल का रिएक्शन करवाया अपने कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड के दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा देंगे, तो दिस विल बी फिनो, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड कहलाएगा। अब इसके बाद ये रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है? सर ये रिएक्शन हो रहा है NaOH, एक्वस NaOH मीडियम में हो रहा है, ठीक है। एक्वस मीडियम में NaOH के हो रहा है। अब जब रिएक्शन प्रोसीड करेंगे जो दो प्रोडक्ट मिलेंगी, एक को सर आप बोलते हैं ऑर्थो, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? पैरा। बिल्कुल दो प्रोडक्ट बना देंगे। OH अपनी जगह पे लगा रहेगा, ठीक है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? CH2 अपनी जगह पे रहेगा, CH2 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। CH2 के साथ एक फर्दर क्या लग जाएगा बेटा? OH लग जाएगा। CH2 के साथ एक फर्दर क्या लग जाना है? OH लग जाना है। प्रोडक्ट का नाम क्या है बता रहा हूं बेटा मैं, प्रोडक्ट का नाम बता रहा हूं, टेंशन टेंशन नहीं लीजिए, हौसला रखिएगा जरा। यहां पर भी ऐसा हुआ, OH लगा, ठीक है। और
पैरा पोजीशन पे CH2 के साथ एक OH लग गया। एक ऑर्थो डायरेक्ट, एक ऑर्थो पोजीशन पे बन गया और दूसरा किससे बन गया बेटा, पैरा पोजीशन में बन गया। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रो ऑक्सी। बेटा FTBB फेडरल टैक्स बुक बोर्ड है। FTBB का मतलब है फेडरल टैक्स बुक बोर्ड में रिएक्शन है ये। PTBB का मतलब है पंजाब टैक्स बुक बोर्ड का रिएक्शन है ये। अच्छा, मैं क्या कहने लगा हूं कि हमने इससे प्रोडक्ट जो बनाया है वो क्या बनाता है, ऑर्थो हाइड्रो ऑक्सिल। दिस इज कॉल्ड एस, इसको हम कहते हैं CH2OH को हम कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं बेटा, बेंजाइल अल्कोहल। मैंने बेंजीन पढ़ाते हुए एक रेडिकल पढ़ाया था, पता नहीं आप लोग जाग रहे थे सो रहे थे उस टाइम। मैंने कहा था बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर अगर CH2 ग्रुप लगा हुआ है और CH2 ग्रुप खाली है तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एस बेंजाइल। अगर CH2 के साथ OH लग जाएगा तो ये बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। CH2 के साथ Cl लग जाएगा तो बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह CH2 के साथ NH2 लग जाएगा तो बेंजाइल अमाइन बन जाएगा। बस ये CH2 रेडिकल बेंजीन से अटैच होगा तो दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल। तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजाइल अल्कोहल बनता है ये, बेंजाइल अल्कोहल। और मैंने एक और चीज बताई थी, मैंने कहा था अगर कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप लगा होगा तो ये कौन सी क्लास बन जाती है, अल्कोहल बन जाती है। ये क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजाइल अल्कोहल। दिस रिएक्शन इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। लेकिन एक रिएक्शन है तो मैंने करवा दिया, पुराने कोर्स में शामिल था इसलिए मैंने करवा दिया। इससे नीचे वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर पूछा जाता है कि सेम रिएक्शन को आपने हाई टेम्परेचर में करवाया एंड एक्सिस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। सेम रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर एंड एक्सिस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को मैंने एक्सिस में यूज किया, ज्यादा यूज किया, तो नतीजतन आपको क्या मिलेगा, एक्सिस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एक हार्ड प्लास्टिक मिलता है जिसको आप बोलते हैं हार्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक की टाइप होती है ना। और उसका नाम क्या होता है इस प्लास्टिक का, बेटा मेरी राइटिंग इतनी बुरी भी नहीं है। हाई टेम्परेचर के बाद मैंने लिखा है हाई टेम्परेचर एंड एक्सेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो हार्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकलाइट इज ऑब्टेन्ड। अच्छा बेटा, ये CH2OH बेटा मैं घर से नहीं लाया, ये CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप है, ये लग गया बेंजीन के साथ। अच्छा, जब ये बेंजीन के साथ लग गया तो यहां से हाइड्रोजन भी निकला होगा। यहां पर अगर मैंने CH2OH लगाया है तो यहां से हाइड्रोजन भी निकला होगा। वो जो हाइड्रोजन यहां से निकला है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। ठीक है, और इस ऑक्सीजन और कार्बन का जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज क्या बन जाएगी, CH2 ऑक्सीजन, निकलने वाला हाइड्रोजन इससे अटैच हो गया तो ये क्या बनेगा, CH2OH। पुराना OH अपनी जगह पे रहा, एक हाइड्रोजन निकला वो ऑक्सीजन के पास चला गया तो क्या बन जाएगा, CH2OH। दिस विल बी बेंजाइल अल्कोहल। अच्छा, सेकंड रिएक्शन जो था वो पॉलीमराइजेशन है, जिसको हम फिनोल की पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। और ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक जाइंट मॉलिक्यूल बना ले, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना ले, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन, इसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो फिनोल का रिएक्शन जब हम किससे करवाते हैं, एक्सिस अमाउंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड से करवाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलीन NaOH, अल्कलीन NaOH की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है तो यहां से वाटर रिमूव होता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि कोई एडिशन प्रोडक्ट भी बने, तो वाटर यहां से रिमूव होता है। वाटर रिमूव होने के बाद पॉलीमराइजेशन होती है। अब बेटा जो बच्चे पॉलीमराइजेशन से अवेयर नहीं है वो जरा देखते रहे।
पॉलीमराइजेशन क्या होती है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ना और एक बड़ा जाइंट, बड़ा मॉलिक्यूल बना लेना। जरा फोकस होके देखिएगा। ये रहा मेरा पहला फिनोल। बन जा भाई। नहीं बन रहा। ठीक है, ये रहा मेरा पहला फिनोल। इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल से बना है। इसको मैंने किया कॉपी। जी बेटा, कंडीशन याद करनी है। इस पे हम टेम्परेचर प्रेशर भी देते हैं, तो उस कंडीशन को याद करने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होइएगा। अच्छा, यहां पर क्या हुआ, एक OH लग गया। यहां पर तो OH पहले से मौजूद है। अब पॉलीमराइजेशन हो रही है, तो इस वाले कार्बन के ऊपर भी, इस वाले कार्बन के ऊपर भी CH2 लगेगा। ये CH2 कहां से आया? ये फॉर्मल्डिहाइड से आया। ये है CH2। ये CH2 आएगा जो पॉलीमराइजेशन का हिस्सा बनेगा। ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन कहीं काम नहीं आएगा। एक CH2 यहां लगा, एक CH2 यहां पर लगा। अभी हौसला रखिएगा, देखते रहिएगा। ये जो दूसरा वाला CH2 है, ये जो सेकंड वाला CH2 है, ये सेकंड वाला CH2 जो है बेटा, वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? सर वो बॉन्ड बनाएगा पहले वाले CH2 के साथ, इस पोजीशन के ऊपर। पहले वाले CH2 का इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह यहां पर एक और CH2 लगा होगा, यहां पर एक और CH2 लगा होगा, उसका बॉन्ड बन जाएगा उससे आगे जो भी फिनोल नजर आएगा उसको, जो भी उससे आगे उसको फिनोल नजर आएगा। एक बॉन्ड यहां पर बन जाएगा OH। और ये एक चेन बन जाएगी जो कि चलती रहेगी, CH2 डैश। ये एक चेन बन जाएगी जो क्या होती रहेगी बेटा, कंटिन्यू रहेगी। तभी हम N का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जाइंट मॉलिक्यूल बनता है। अब ये CH2 एक तो इस पोजीशन पे लगा, एक लेफ्ट पोजीशन पे लगा, ये अपने पीछे वाले फिनोल से कंबाइन हो जाएगा। एक CH2 नीचे भी लगता है, एक CH2 यहां पर भी लगता है, और वो CH2 अपने नीचे एक और फिनोल से बेटा जुड़ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। ये चीज कहलाती है पॉलीमराइजेशन। अब इसके यहां पर भी CH2 है। नीचे क्या मौजूद है सर? OH मौजूद है। यहां पर भी CH2 होगा इसके, और यहां भी CH2 मौजूद होगा, और ये चेन चलती रहेगी। हर जगह पे CH2 लगा हुआ है। सर हर जगह पे CH2 लगा हुआ है। इस तरीके से एक पॉलीमर बनता है। उस पॉलीमर को आप बोलते हो बेकलाइट प्लास्टिक। दिस इज कॉल्ड एज बेकलाइट प्लास्टिक। दो लेयर्स बनती हैं इसकी, इससे नीचे कोई लेयर नहीं होगी, क्योंकि यहां पर OH आ गया। जब नीचे OH आ गया तो ये फिनिश हो गया। जब नीचे OH आ गया तो इससे नीचे कोई लेयर नहीं होगी। हाँ, ये आगे चलता रहेगा, आगे कंटिन्यू रहेगा ये। राइट साइड पे कंटिन्यू रहता है, एक लॉन्ग चेन बनाता है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेकलाइट प्लास्टिक या फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक कहते हैं। इतना बड़ा प्रोडक्ट आपको एग्जाम में ना बनाने के लिए पूछता है, ना बनाने के लिए देता है। नॉर्मली आपसे मैक्सिमम ये चीज़ पूछता है एग्जाम के अंदर, मैक्सिमम ये चीज़ पूछता है कि भाई बेकलाइट प्लास्टिक कैसे बनता है, फिनोल की पॉलीमराइजेशन से। ये पूछ सकता है। दूसरा सवाल पूछ सकता है, फिनोल को हम किससे रिएक्शन करवाएं, फिनोल को हम किससे रिएक्शन करवाएं कि बेकलाइट प्लास्टिक बने। या वो इस तरह भी ना पूछे, वो बोलेगा फिनोल का रिएक्शन हम किससे करवाएं कि फिनोल पॉलीमराइजेशन परफॉर्म करे। तो फिनोल व्हेन रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड, तो वो पॉलीमराइजेशन करता है, और पॉलीमराइजेशन करके वो क्या बना लेता है, बेकलाइट प्लास्टिक बना लेता है। रिएक्शन के हवाले से वो नहीं पूछेगा, बस आपने कंडीशन याद रखनी है। रिएक्शन लिख के याद नहीं करना कि सर ऐसे ही स्ट्रक्चर हम बनाना सीख जाएं। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए बेकलाइट प्लास्टिक दिखता कैसे है और बनता कैसे है। दो बातें पता होनी चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए। दैट्स इनफ, ठीक है। अब जनाब, वो रिएक्शंस हैं जिसमें
क्या होता है, OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। वो रिएक्शंस हैं जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ये हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले पढ़ लिए थे। अब क्विकली फिनोल के वो रिएक्शंस देख लेते हैं जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। छोटे से रिएक्शन है, उसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, वो जल्दी से हो जाएंगे। रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। अच्छा, अब जो बच्चे आप में से अच्छे हैं और बिल्कुल पढ़ना शौक भी है पढ़ने का, और पढ़ते भी हैं और मेहनत भी करते हैं, माशाल्लाह बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो बेटा वो इन रिएक्शन से सीखेंगे क्या? वो इन रिएक्शंस को याद करके ना इनको चार्ट की फॉर्म में बनवा ले। अच्छा, मैं भी रिएक्शन चार्ट की फॉर्म में करवाता हूँ, लेकिन रिएक्शन में डिटेल वगैरह जब होती है ना, तो फिर वो चार्ट के अंदर वो आ नहीं पाती। अब आप क्या करें, एक चार्ट बना ले, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि आपने बीच में रख लिया फिनोल। आपने बीच में रख लिया फिनोल, एक कॉपी पे जब प्रैक्टिस करने लगे आपने फिनोल के सारे रिएक्शन याद कर लिए, लेट सपोज सारे रिएक्शन याद कर लिए। आपने एक रफ पेपर पकड़ा या अपनी प्रैक्टिस कॉपी पकड़ी या कुछ भी पकड़ा, आपने वहां बीच में सेंटर पे जाके ड्रॉ कर लिया, भाई ये मेरा फिनोल है। अब आपको पता है भाई, फिनोल को उठाया, आपने बोला जब मैंने इसका नाइट्रो से रिएक्शन करवाया HNO3 से, ये और ये प्रोडक्ट बना। आपने कहा जब मैंने इसका H2SO4 से रिएक्शन करवाया, ये और ये प्रोडक्ट बना। मैंने जब ब्रोमीन से करवाया, ये और ये रिएक्शन बना, ये और ये प्रोडक्ट बना। मैंने नाइट्रोसेशन करवाई तो ये हुआ, और उसके बाद वो हो, मतलब नाइट्रोसेशन करवाई तो पहले पहले मेरे पास क्या बना, पैरा नाइट्रोसोफिनोल बना। पैरा नाइट्रोसोफिनोल की ने टॉटोमेरिज्म की, जिसके बाद वो क्या बन गया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोक्विनोन बन गया। ठीक है, तो वो इस तरीके से आपने एक चार्ट बना लेना है। तो ये जब आपके सामने होगा ना, तो दिस इज योर शॉर्ट लिस्टिंग, ये आपकी अपनी होगी। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि बच्चे शॉर्ट लिस्टिंग का नारा लगा के बैठे हुए। शॉर्ट लिस्टिंग वो होती है जो आप करते हो बेटा। मैं किसी की बनी बनाई दूंगा, आपके कख काम की नहीं होगी वो। हो सकता है थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, मैं उस पर वर्किंग भी कर रहा हूँ, कुछ इस तरह बना के दे रहा हूँ कि आपकी हेल्प मिल जाए उसमें। लेकिन एक्चुअल शॉर्ट लिस्टिंग होती है बेटा जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, जो आपको याद रहेंगे। इंसान को अपने हाथ का लिखा हुआ कभी नहीं भूलता। तो रिएक्शंस जितने करवा रहा हूं मैं, मुसलसल मेरे ख्याल है हम पिछले महीने से रिएक्शंस कर रहे हैं, इनको करने की जरा अप्रोच चेंज करें। आप अपनी कॉपी पे इस तरह सजा सुजू के ना करें। सजा सुजू के करना मेरी मजबूरी है, ताकि आपको बेटा समझ में आए, क्लियर हो जाए। ठीक है, आप अपनी कॉपी में क्या करें कि आपने आज रिएक्शंस पढ़े अल्कोहल के, अल्कोहल के रिएक्शंस आपने सारे याद कर लिए। जब याद कर लिए, एक कॉपी पकड़ें, एक पेन पकड़ें, बीच में अल्कोहल बनाए, सर अल्कोहल के रिएक्शन करवाया NaOH के साथ, सर अल्कोहल का रिएक्शन करवाया इथाइल क्लोराइड के साथ, सर अल्कोहल का रिएक्शन करवाया PX3 के साथ। जो जो प्रोडक्ट बन रहे बेशक नाम लिख लें, बेशक आप उसका स्ट्रक्चर ना बनाए, नाम लिख लें, क्योंकि एग्जाम में आपसे रिएक्शन लिखने के लिए नहीं देगा वो सिर्फ ये पूछेगा भाई फिनोल का या इथाइल अल्कोहल का या अल्काइल हैलाइड का, इससे रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा, किस तरह तैयारी करनी है आपने? जो बोलते हैं ना सर रिएक्शन कैसे याद करें, तो रिएक्शन बिल्कुल इस तरह याद ना करें जिस तरह मैं लिखवा रहा हूँ। इस तरह लिखवाना तो बेटा मेरी मजबूरी है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मैं उस फॉर्म में कराऊंगा ना, तो इतनी रॉ फॉर्म हो जाएगी कि जब अब आप बाद में नोट्स उठाएंगे अपनी, तो आपको ही समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सॉल्ट फॉर्मेशन पे आते हैं। अब पहला रिएक्शन है इसका भाई कौन सा, कि आप ये सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। फिनोल को उठाया, और उठा के आपने किससे रिएक्शन करवा दिया इसका, NaOH के साथ करवा दिया। अब ये रिएक्शन NaOH के साथ करवा दें, या ये रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवा दें, ये दोनों रिएक्शन होते हैं। या ये रिएक्शन बेटा सोडियम मेटल के साथ करवा दें, या ये फिनोल का रिएक्शन NaOH के साथ करवा दें, तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। अल्कलीन से रिएक्शन करवाया, बेस से रिएक्शन करवाया, फिनोल का एसिडिक बिहेवियर होता है, फिनोल के एसिडिक बिहेवियर ने बेस से रिएक्शन किया, और जो प्रोडक्ट बनाया उसको हम बोलते हैं सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ONA प्रोडक्ट बनता है, और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। इस ONA को मेरा बेटा हम बोलते हैं सोडियम फिन ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको हम, सोडियम फिन ऑक्साइड। सिंपल सा रिएक्शन है ये। सेम रिएक्शन होगा, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा, अगर हम इसको किससे रिएक्शन करवा दें, Na से करवा दें, सोडियम से करवा दें। बस यहाँ पे H2O निकला है, Na से करवाएंगे तो Na से करवा के सिर्फ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। Na से करवाएंगे तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। सेकेंड रिएक्शन होता है इसका ईस्टर फॉर्मेशन का। ईस्टर बनाता है फिनोल। मेरा वन नोट भी एक्सपायर होने के करीब है। फिनोल क्या बनाता है बेटा, ईस्टर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं ईस्टर फॉर्मेशन। अब सोचें, फिनोल का रिएक्शन हम किससे करवाएं कि ईस्टर बने? जी बेटा,
फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर हो, फिनोल का रिएक्शन हम किससे करवाएं? कोई ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें कार्बोनाइल आ रहा है, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप आना चाहिए। जी बेटा बता देता हूँ एमसीक्यू। अच्छा, हमारे पास ईस्टर फॉर्मेशन पर आते हैं। ये पकड़ा हमने फिनोल, और इसका रिएक्शन करवा दिया हमने एसिटाइल क्लोराइड के साथ। CH3, डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल, और साथ में क्या लगा हुआ, Cl लगा हुआ। जब इसका रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाया, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, आपको जो प्रोडक्ट मिली वो कैसे मिली? आपने यहाँ पे फिनोल को देखा हुआ है। अब ये रिएक्शन हो रहा है OH की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है? OH की वजह से। तो OH ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा, ये रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, NaOH की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। NaOH की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। यहां से OH ग्रुप निकल जाएगा। लगेगा क्या? स- बेटा एक मिनट, मेरा वन नोट बंद हो गया। जस्ट अ मिनट में दोबारा से ओपन कर लो इसको। एक सेकंड दीजिएगा बेटा। बेटा स्क्रीन मेरी शेयर हो तो बताइएगा। जी, मेरी स्क्रीन आ रही है। ये नोटबुक बड़ी हो गई है तभी ये ऐसे अदाकारियां कर रही है। मैं भी अगली रिएक्शन पे चेंज कर लेता हूँ इसको। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था कि हमने रिएक्शन करवाया CH3, COO, Cl के साथ, जिसको हम एसिटाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन के नतीजे में आप देखोगे बेटा, रिकॉर्डिंग में ऑन कर देता हूँ। तो हम कौन सा रिएक्शन देख रहे थे? हमारा वन नोट एक्सपायर हो गया था। हम रिएक्शन देख रहे थे फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ईस्टर की फॉर्मेशन देख रहे थे कि ईस्टर जब फॉर्म होता है बेंजीन रिंग के साथ, फिनोल के साथ रिएक्शन करके, वो कैसे बनता है कि फिनोल का रिएक्शन आप करवाते हो एसिटाइल क्लोराइड के साथ, एसाइल हैलाइड या एसिटाइल क्लोराइड भी इसको आप कहते हो। तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ जब ये रिएक्शन करवाते हो मेरा बेटा, तो होता क्या है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। वंस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो देखो, ऑक्सीजन का बॉन्ड यहां से फ्री हुआ, कार्बन का बॉन्ड यहां से फ्री हुआ, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहां पर नजर आ रहा है ऑक्सीजन को मैंने अपनी जगह पे रखा। ऑक्सीजन के साथ कौन था? सर ऑक्सीजन के साथ था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। जब हाइड्रोजन निकल गया तो सर यहां से बॉन्ड कार्बन का ब्रेक हुआ था, कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में बॉन्ड बना लिया। और इस तरीके से एज इट इज ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, कार्बन के दूसरे एंड पे क्या लगा हुआ था, CH3 लगा हुआ था। यहां से Cl निकला, यहां से हाइड्रोजन निकला, दे विल फॉर्म HCl। यहां से Cl निकला, यहां से हाइड्रोजन निकला, दे विल फॉर्म HCl। एक चीज मैंने बताई थी, वो मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप लगा होता है उसका नाम अलग से देते हो अल्काइल की सूरत में। तो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है बेंजीन का रेडिकल। और बेंजीन का रेडिकल खुदारा बेंजाइल नहीं होता, बेंजाइल अलग होता है जिसमें CH2 लगा होता है। बेंजीन का जो रेडिकल होता है उसको आप बोलते हो फिनाइल। क्या बोलते हो बेटा? फिनाइल। तो ऑक्सीजन के साथ फिनाइल लगा हुआ था। तो ऑक्सीजन के साथ फिनाइल लगा हुआ है, दो कार्बन की चेन है, दो कार्बन की चेन को इथानोएट या एसीटेट बोलते हो। तो इस प्रोडक्ट का नाम बनेगा फिनाइल एसीटेट। फिर मैंने एक कंपैरिजन कराया। मैंने कहा चेक करो क्या ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे लग रहे हैं या अलग अलग लग रहे हैं। एक ये जो मेरा प्रोडक्ट बना है और एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, तो दोनों में फर्क है। जिस बच्चे को एक जैसे लग रहे हैं अपने दिमाग के जरासीम दूर करे। इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन के साथ बेंजीन रिंग अटैच है, और जो दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है उसमें ऑक्सीजन के साथ तो मिथाइल है और कार्बन के साथ बेंजीन रिंग अटैच है।
जब कार्बन के साथ बेंजीन रिंग अटैच होगी तो वो चेन का पार्ट बनेगी। और जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, ईस्टर का नॉमनक्लेचर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ कोई बात नहीं, वो सुन लें अभी फिलहाल। ईस्टर का नॉमनक्लेचर कहता है कि ऑक्सीजन के साथ जो बंदा लगा हुआ है उसका नाम आपने अलग से देना है। तो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है मिथाइल, मैंने यहां पे दिया। इसी तरह ऑक्सीजन के साथ यहां लगा हुआ है फिनाइल, मैंने यहां पर लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, तो ये चेन है, इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजुएट। इसको हम क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजुएट। और इसको बोल देंगे फिनाइल एसीटेट। तो ये दोनों बोथ आर डिफरेंट। अगला रिएक्शन जिंक के साथ करवा रहे हैं, ये अक्सर अमूमन एमसीक्यू में पूछा जाता है, मेरी प्रैक्टिस शीट में भी सवाल है, पास्ट में मल्टीपल टाइम्स आया है। फिनोल का जिंक के साथ रिएक्शन करवाओ, जिंक डस्ट के साथ। इस रिएक्शन को हीट पे टेम्परेचर देके करवाना पड़ता है। तो उस नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेंजीन। साथ में जिंक ऑक्सीजन को लेके गायब हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? जिंक ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? जिंक ऑक्साइड। एक लास्ट रिएक्शन है, हमने एरोमेटिक रिएक्शंस पढ़े फिनोल के। हमने फिनोल का और कौन से रिएक्शन पढ़े थे? रिएक्शन ड्यू टू ओएच ग्रुप पढ़े। एक है फिनोल की ऑक्सीडेशन। एक है फिनोल की ऑक्सीडेशन जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। बेटे बेंजीन है, इसका नाम क्या लिखना? बेंजीन से वाकिफ नहीं है क्या आप लोग? बस बेटा खत्म हो गया। ऑक्सीडेशन है, इसके बाद हाइड्रोजनेशन है, खत्म हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। अच्छा, बेंजीन जो होता है, फिनोल जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। और किस में ऑक्सीडाइज होता है? ऑक्सीडाइज टू पैरा बेंजोक्यूनोन। पैरा हाइड्रो ऑक्सी बेंजोक्यूनोन हमने देखा था जब हम नाइट्रोसेशन करवा रहे थे, नाइट्रोसेशन करवाते हुए पैरा हाइड्रो ऑक्सी बेंजोक्यूनोन देखा था हमने। तो यहाँ पर सिर्फ पैरा बेंजोक्यूनोन है। अच्छा, ये ऑक्सीडाइज होता है, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होते हैं। ओ ए का मतलब पता है ना आप लोगों को? ओ ए स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब K2Cr2O4, K2Cr2O7 हो गया। इसी तरह KMnO4 हो गया, H2SO4 हो गया। ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। लेड एसीटेट हो गया, सिल्वर ऑक्साइड हो गया। ये जितने स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सारे काम कर सकते हैं यहाँ पे। सोल्यूशन जो बनता है उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं पैराबेंजोक्यूनोन। और वो किस कलर का बनता है? वहां पर भी अगर आपको याद हो तो येलो कलर के क्रिस्टल्स बन रहे थे। यहां पर भी सॉल्यूशन बनता है येलो कलर्ड डाइकीटोन। येलो कलर का डाइकीटोन बनता ही, बना के दिखाता हूँ बेटा, उसको रखिएगा। सबसे पहले सर आपने क्या किया? पकड़ा फिनोल को, फिनोल को पकड़ा और उसकी ऑक्सीडेशन करवाई। किसकी मौजूदगी में? उसकी ऑक्सीडेशन करवाई इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ K2Cr2O7। K2Cr2O7 H2SO4 की मौजूदगी में। बस मेरी भी हिम्मत जवाब दे गई है आज। तो जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को आप बोलते हो पैराबेंजोक्यूनोन। डाई कीटोन होता है, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है और इस कार्बन के ऊपर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज बेंजोक्यूनोन। या बेंजोक्यूनोन के साथ इसको पैराबेंजोक्यूनोन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको रिएक्शन का आइडिया हो गया है कि रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, अच्छा भला आइडिया हो गया है। तो कोई एक आधा रिएक्शन जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ हो, मैंने कवर ना करवाया हो, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं क्या प्रोडक्ट बन रहा है। वैसे तो मैंने तकरीबन तमाम ही रिएक्शंस कवर करवाए हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जो शायद मुझसे रह गया हो, मेरे जहन से रह गया हो, और मैंने ना कवर करवाया हो, तो आपको आइडिया हो गया। अगर आप उस रिएक्शन की हेडिंग पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इन दी एंड आपको उसको याद ही करना है, ठीक है। लास्ट रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनोल। फिनोल की अगर हम हाइड्रोजिनेशन करें, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएं, हाइड्रोजन से जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो आपको कंडीशन जो देनी होती है वो कंडीशन देनी होती है निकेल या पैलेडियम कैटलिस्ट।
तकरीबन 100 से ऊपर सेल टेम्परेचर, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, तो हाइड्रोजन ऐड हो जाता है बेंजीन रिंग के अंदर, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है साइक्लोहेक्सेनोल। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को आप बोलते हो साइक्लोहेक्सेनोल, ओ एच ग्रुप ऊपर लग जाता है, ठीक है। और प्रोडक्ट इज साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिनोल्स। ये फिनोल की तमाम कहानी है। ईथर्स हमारा रह गया है, तो ईथर्स को हम कर लेंगे। एक चीज आपकी होमवर्क है, ओ ए मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओ ए मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक चीज आपकी होमवर्क है, वो होमवर्क चीज क्या है, बल्कि चलें कल मैं करवा दूंगा, वो कल ही करवा दूंगा। होमवर्क क्या देना, वो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है अल्कोहल्स और फिनोल्स के। मैंने आज करवाने थे लेकिन आपकी फिजिक्स क्लास का टाइम हो गया, तो मैं उस पर नहीं जाता। आइडेंटिफिकेशंस, ये दोनों एडिशन रिएक्शंस है बिल्कुल। जी बेटा मैं करवा दूंगा, करवा दूंगा। बेटा जिंक पाउडर को जिंक डस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम रिएक्शन को एंड करते हैं। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा, इसको